दोस्तों, जमशेदपुर नाम का एक शहर था जो मशीनों से नहीं बल्कि फैसलों से चलता था। और इस शहर में एक बार जो बंद हो जाता था वह दोबारा खुलता नहीं था, चाहे वह फैक्ट्री हो या इंसान। शहर के किनारे एक पुराना औद्योगिक कॉरिडोर था जहां कभी दिन रात काम होता था, लेकिन अब ज्यादातर यूनिटों के गेटों पर जंग लग चुकी थी। और उसी लाइन में एक प्लांट ऐसा भी था जो बाहर से चलता हुआ दिखता था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। उसका नाम था एट्रियम पावर सिस्टम्स। कंपनी के पास बस 3 हफ्ते बचे थे, क्योंकि अगली बोर्ड मीटिंग में अगर आखिरी डेमो फेल हो गया तो रिपोर्ट में सिर्फ एक शब्द लिखा जाना था, शटडाउन। इसके बाद न कोई बयान, न कोई सफाई, सीधे कंपनी के गेट पर ताला। इस पूरे बोझ के नीचे जो इंसान सबसे ज्यादा दबा हुआ था वह थी प्लांट हेड काव्या मेहता। तेज दिमाग, साफ रिकॉर्ड और जिंदगी में पहली बार डर। क्योंकि समस्या किसी आम मशीन की नहीं थी, बल्कि उस इंजन की थी जो कंपनी का आखिरी दांव था। यह इंजन टूटता नहीं था, जलता नहीं था, डेटा भी सही दिखाता था, लेकिन हर बार अलग समय पर खुद ही बंद हो जाता था। कभी 6 मिनट में, कभी 11 में, कभी 3 में। जैसे वह खुद तय करता हो कि अब बस मैं और नहीं चल सकता। इंजन सही करने के लिए इंजीनियर बदले गए, कंसल्टेंट बुलाए गए, नई रिपोर्टें बनी, लेकिन सच वही रहा कि इंजन की खराबी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। ए टीम पावर सिस्टम के विशाल प्लांट के पीछे एक सुनसान सी जगह थी, जहां मशीनों का शोर खत्म होते ही कचरे की गंध शुरू हो जाती थी। उसी जगह रोज सुबह एक दुबला पतला लड़का चुपचाप दिखाई देता था। उम्र मुश्किल से 15 साल। नाम था नील। उसके कपड़े वक्त की मार झेल चुके थे, कई जगह से फटे, रंग उड़ चुका। पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पल और कंधे पर लटका एक जर्जर बोरा। उसी बोरे के सहारे उसकी पूरी दुनिया चलती थी। फैक्ट्री के बाहर और आसपास बिखरे कचरे में से वह हर दिन कुछ न कुछ तलाशता। प्लास्टिक के टुकड़े, धातु का स्क्रैप, जली हुई तारें, जो भी 2 पैसे दिला सके। लेकिन नील बाकी कूड़ा बीनने वालों जैसा नहीं था। उसकी नजर सिर्फ जमीन पर नहीं रहती थी, उसकी सोच मशीनों के अंदर तक जाती थी। जब भी प्लांट से कोई खराब पार्ट या जली हुई मशीन बाहर फेंकी जाती, नील का ध्यान अपने आप उधर खिंच जाता। वह उन बेकार समझे जाने वाले हिस्सों को उठाकर ऐसे देखने लगता मानो वे टूटे नहीं हों, बल्कि कुछ अधूरा सच अपने अंदर छुपाए बैठे हों। कई बार वह देर तक उन्हें हाथ में घुमाता रहता, जोड़ तोड़ समझने की कोशिश करता, जैसे दिमाग में कोई नक्शा बन रहा हो। प्लांट के कर्मचारियों के लिए नील का कोई अस्तित्व नहीं था। किसी की नजर में वह बस रास्ते की रुकावट था, तो किसी के लिए मजाक का सामान। गार्ड अक्सर उसे वहां से भगा देते और कुछ लोग ताने कसकर हंस देते। सबसे ज्यादा सख्ती रहती थी प्लांट हेड काव्या मेहता की। करीब 40 साल की, अनुशासन को लेकर बेहद कठोर और आवाज में हमेशा आदेश की धार। एटीएम पावर सिस्टम के प्लांट में उसे किसी भी तरह की डील मंजूर नहीं थी, और नील जैसे लड़के उसकी नजर में बस अव्यवस्था थे। उस दिन नील कूड़े के ढेर के पास बैठा था जब उसकी आंखें अचानक ठहर गईं। ढेर में कुछ ऐसे मेटल पार्ट्स पड़े थे जो आम स्क्रैप जैसे नहीं लग रहे थे। वही 200 करोड़ के इंजन से जुड़े छोटे छोटे हिस्से, किनारों पर जलने के निशान, सतह पर अजीब सी खरोंचें। नील ने चुपचाप उनमें से एक पार्ट उठाया और उसे उंगलियों से हल्के से थपथपाया। हल्की सी धातु की खनक हवा में गूंजी। नील चौंक गया। उसकी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। उसने उसी मेटल पार्ट को दोबारा उंगलियों से ठोंका, फिर उसे कान के पास ले जाकर ध्यान से सुना। आवाज कुछ ठीक नहीं है, उसने बहुत धीमे से खुद से कहा, जैसे कोई बात जोर से कह देने से टूट जाएगी। उसी पल प्लांट के अंदर से शोर उठ खड़ा हुआ। एक और टेस्ट फेल। भारी मशीनों की आवाज के बीच गुस्से से भरी एक तेज आवाज गूंजी। प्लांट हेड काव्या मेहता इंजीनियरों पर बरस रही थी। हर दिन करोड़ों रुपए जल रहे हैं और तुम लोग एक इंजन ठीक नहीं कर पा रहे। नील बाहर खड़ा प्लांट के अंदर की बातें सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी अभी जिस पार्ट को उसने हाथ में लिया था, उसकी खनक उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी सुराग के बहुत करीब है, जैसे उस आवाज में कोई गड़बड़ी छुपी हो, कुछ ऐसा जो शायद अंदर बैठे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नजरअंदाज कर रहे थे। उस दिन पहली बार कूड़ा बीनने वाले 15 साल के उस लड़के के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर वह इंजन को ठीक कर दे तो। लेकिन फिर उसे खुद पर हंसी भी आई और डर भी लगा। लेकिन सोच एक बार जन्म ले ले तो चुप नहीं बैठती। दोस्तों, वहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो अनुभव के घमंड और असली हुनर के बीच खड़ी दीवार को हिला देने वाली थी। अगली सुबह एटीएम पावर सिस्टम के प्लांट में तनाव और गहरा था। माहौल सामान्य नहीं था। आज कंपनी के बोर्ड मेंबर आने वाले थे, वही लोग जिनके एक हस्ताक्षर से फंडिंग रुक भी सकती थी और बढ़ भी सकती थी। 200 करोड़ रुपए का यह इंजन अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया था। वह कंपनी की साख, उसके भविष्य और हजारों कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हुआ था। प्लांट के अंदर एक बड़ी स्क्रीन पर इंजन का लाइव डेटा चल रहा था। तापमान, वाइब्रेशन, लोड, एसी रिस्पॉन्स, हर चीज बारीकी से दिख रही थी।
हर बार शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होती, ग्राफ स्थिर रहते, और फिर अचानक सब कुछ बिगड़ जाता। रेखाएं उछल जाती, चेतावनियां चमक उठती, और इंजन एक बार फिर खामोश हो जाता। एटीएम पावर सिस्टम के मुख्य हॉल में कदमों की तेज आवाज गूंज रही थी। काव्या मेहता हाथ में टैबलेट लिए आगे बढ़ रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा। उसकी आवाज पूरे हॉल में फैल गई। मुझे अब सफाई नहीं चाहिए। आज या तो हल मिलेगा या फिर ऊपर जवाब देना पड़ेगा। इंजीनियर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लाल आंखें, झुके कंधे। कई लोग लगातार कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए थे। किसी ने हिम्मत करके कहा, मैम, शायद हमें इंजन को नए सिरे से डिजाइन करना पड़े। काव्या अचानक रुक गई। पलट कर देखा, जैसे शब्दों ने उसे चोट पहुंचा दी हो। उसने गुस्से से कहा, तुम सब होश में हो? उसमें 6 महीने लगेंगे और 6 महीने में कंपनी डूब जाएगी। उसी वक्त प्लांट की पिछली तरफ नील अपना रोज का काम कर रहा था। बोरा कंधे पर था, हाथ जमीन पर बिखरे स्क्रैप में घूम रहे थे, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। उसकी निगाहें बार बार उस विशाल हॉल की ओर उठ जातीं, जहां से भारी आवाजें आतीं और फिर अचानक खामोशी छा जाती। कल वाला मेटल पार्ट उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। रात को उसने उसे धोकर साफ किया था, देर तक हाथ में घुमाया, थपथपाया, सुना। अब उसे पूरा यकीन था, मसला सिर्फ खराबी का नहीं था, यह कंपन का सवाल था। तालमेल बिगड़ा हुआ था, जैसे मशीन अपने ही वजन से लड़ रही हो। दोपहर के आसपास एक ट्रॉली बाहर आई। उस पर कुछ और जले टूटे पार्ट्स पड़े थे। नील की नजर तुरंत उन पर चली गई। मौका देखकर उसने उनमें से एक छोटा सा चमकीला टुकड़ा उठाया ही था कि पीछे से तेज आवाज आई, ए लड़के, क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। नील चौंक गया, डरते हुए बोला, साहब, बस देख रहा था। गार्ड ने उसे घूरा, फिर धक्का देकर दूर कर दिया। भाग जा यहां से, दिमाग खराब कर रखा है। नील कुछ दूरी पर जाकर रुक गया। सिर झुका हुआ था, लेकिन भीतर कुछ उफन रहा था। उसे लग रहा था कि वह सच में कुछ समझ रहा है, कुछ अहम। मगर वह था कौन? एक कूड़ा बीनने वाला लड़का। उसकी बात कौन सुनता? अंदर हॉल में काव्या मेहता को ताजा रिपोर्ट दी जा रही थी। नतीजा वही, इंजन फिर फेल। बोर्ड मेंबर शाम तक पहुंचने वाले थे। अगर उनके सामने भी इंजन नहीं चला तो फैसला बड़ा और कड़ा हो सकता था। शाम ढलते ढलते नील फिर प्लांट के गेट के पास खड़ा था। तभी उसने देखा, कुछ सीनियर इंजीनियर बाहर आए और आपस में धीमी आवाज में इंजन के बारे में बात करने लगे कि तापमान स्थिर है, वाइब्रेशन स्वीकार्य सीमा में है, लॉर्ड बैलेंस पूरी तरह ठीक है। फिर भी इंजन हर बार कुछ मिनट चलने के बाद खुद को बंद कर लेता था। दोस्तों, यही बात इंजीनियरों को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मशीन सच्चाई छुपा रही थी। इसी उलझन में एक सीनियर इंजीनियर ने थकी और झुंझलाई आवाज में कहा, पता नहीं इस इंजन में क्या है, समस्या समझ ही नहीं आ रही। सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी इंजन खुद को शट डाउन कर रहा है। तभी पीछे खड़े नील के मुंह से बिना सोचे अचानक निकल गया कि क्योंकि इंजन डर रहा है। उसके शब्द सुनते ही जैसे समय थम गया। सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। एक इंजीनियर ने हंसते हुए कहा कि यह कैसी बेवकूफी है, मशीनें डरती नहीं हैं। लेकिन नील की आवाज कांप रही थी, और फिर भी उसमें अजीब सा भरोसा था। उसने कहा कि इंजन अपनी ही कंपन से लड़ रहा है, जैसे एक ही शरीर में दो दिल धड़क रहे हों और दोनों की ताल अलग अलग हो। कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने ताना मारा कि आजकल कचरे में से कवि भी निकलने लगे हैं। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज के साथ काव्या मेहता वहां पहुंची। उसने नील को सिर से पैर तक देखा। गीले कपड़े, गंदा बोरा, कांपता बदन और आंखों में अजीब सी चमक, और सख्त लहजे में पूछा कि तुम फिर यहां क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है कि प्लांट के आसपास मत घूमा करो। नील ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी डर की नहीं बल्कि जिद की थी। काव्या की आवाज और ठंडी हो गई जब उसने कहा कि याद रखो, अपनी औकात में रहो, इस प्लांट में रहने का हक सबको नहीं है। नील धीरे धीरे पीछे हट गया। किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। उसे यकीन हो गया था कि वह जो समझ रहा है वह सच है, भले ही उसे कोई सुनने को तैयार न हो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी सच्चाई वहीं जन्म लेती है जहां कोई देखने की जहमत नहीं उठाता। शाम होते होते प्लांट के अंदर तेज सफेद लाइटें जल उठीं और बाहर आसमान से हल्की बारिश गिरने लगी। लोहे और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध पूरे इलाके में फैल गई। बोर्ड मेंबर्स के आने से पहले यह आखिरी टेस्ट था, और सभी को इसका एहसास था। इंजीनियर अपने अपने लैपटॉप में ऐसे गुस्से हुए थे जैसे स्क्रीन के अंदर ही कोई चमत्कार कैद हो। किसी की उंगलियां कांप रही थीं, किसी की आंखें लाल थीं। नील गेट के पास खड़ा बारिश में भीग रहा था। उसके कपड़े और भारी हो चुके थे, लेकिन उसका ध्यान अंदर चल रही हर हलचल पर टिका था। हर फेल टेस्ट उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर कोई भारी वार कर रहा हो। वह जानता था कि अगर आज इंजन नहीं चला तो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भरोसा, भविष्य और सैकड़ों लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तभी अंदर से आदेश गूंजा कि इंजन स्टार्ट करो। भारी मशीन की गड़गड़ाहट पूरे प्लांट में फैल गई। फर्श तक कंपन करने लगा।
नील ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह देखना नहीं चाहता था। वह सिर्फ सुन रहा था, हर धड़कन के साथ समय गिन रहा था। 3 मिनट, 5 मिनट, और फिर वही जानी पहचानी असंतुलित खरखराहट, वही आवाज जिसे वह पहले ही पहचान चुका था। नील का दिल बैठ गया और अगले ही पल इंजन बंद हो गया। हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। कोई कुर्सी पर हाथ मार बैठा, कोई गाली बुदबुदाने लगा। काव्या मेहता का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था और उसने लगभग चीखते हुए कहा कि बस बहुत हो गया। या तो यह प्रोजेक्ट हमारी काबिलियत के बाहर है या फिर इस टीम की। और इसी शोर, निराशा और टूटते भरोसे के बीच नील ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे पता था कि अगर अब नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोलेगा। इसलिए उसने पूरी हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में कहा, मैडम, एक बात कहूं। उसके इतना कहते ही मशीनों का शोर, फुसफुसाहटें और लोगों की बहसें थम गईं। सैकड़ों आंखें उस दुबले भीगे कपड़ों में खड़े लड़के की ओर मुड़ गईं। काव्या मेहता ने पलटकर उसे देखा और उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट उभर आई। उसने सख्त स्वर में पूछा कि तुम यहां अंदर तक कैसे आ गए। नील का गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि मैडम, इंजन की खराबी सॉफ्टवेयर से जुड़ी नहीं है। बस यही वाक्य था जिसने कुछ पलों के सन्नाटे के बाद हॉल को ठहाकों से भर दिया। किसी इंजीनियर ने व्यंग्य किया कि अब स्क्रैप बीनने वाले भी तकनीकी सलाह देने लगे हैं। किसी ने ताली बजाकर मजाक उड़ाया। काव्या मेहता ने तंज कसते हुए कहा कि तो बताओ, समस्या क्या है। नील ने एक पल नजर झुकाई, फिर सीधे सामने देखकर कहा कि इंजन की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सही तालमेल में नहीं है। सेंसर सही डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन कंपन की लय आपस में टकरा रही है। हंसी और तेज हो गई। काव्या का चेहरा और कठोर हो गया और उसने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी है यह इंजन कितने का है। 200 करोड़ रुपए का। यह कोई कबाड़ नहीं जिसे थपथपाकर ठीक कर दिया जाए। नील के कान गर्म हो गए। उसे लगा जैसे लोग सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसकी गरीबी, उसके कपड़ों और उसकी पूरी पहचान पर हंस रहे हों। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा कि मैडम, मुझे केवल 5 मिनट दीजिए, मैं इंजन को सुनना चाहता हूं। इस पर काव्या का धैर्य टूट गया और उसने सिक्योरिटी को आदेश दिया कि इसे तुरंत बाहर निकालो। 2 गार्ड आगे बढ़े और नील पीछे हटने ही वाला था कि तभी एक सीनियर इंजीनियर, जो अब तक चुप था, आगे आया और बोला कि मैडम, हमारे पास फिलहाल कोई समाधान नहीं है। अगर यह लड़का गलत भी हुआ तो हमारा क्या नुकसान होगा। हॉल में हलचल फैल गई। काव्या मेहता ने एक एक चेहरे को देखा, फिर नील की आंखों में झांका, जहां डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मविश्वास। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वह ठंडी आवाज में बोली कि ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने हमारा समय बर्बाद किया तो इसके नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे। नील ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि लोग उस पर हंसेंगे या नहीं। सवाल यह था कि क्या वह सच में इंजन की आवाज को समझ पा रहा है। पूरा हॉल जैसे स्थिर हो गया। गार्ड पीछे हट चुके थे। इंजीनियर अपनी जगह खड़े थे और काव्या मेहता बाजू मोड़े सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में साफ अविश्वास था। नील धीरे धीरे इंजन की ओर बढ़ा। उसके भीगे कपड़े शरीर से चिपके थे, बाल माथे पर आ गए थे और उस विशाल चमकते इंजन के सामने वह बेहद छोटा दिख रहा था। फिर भी उसके कदम डगमगाए नहीं। उसने शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि इंजन स्टार्ट कीजिए। एक इंजीनियर ने झिझकते हुए बटन दबाया। भारी मशीन की गूंज पूरे हॉल में फैल गई और फर्श तक कंपन उतर आया। नील ने आंखें बंद कर लीं। उसने किसी स्क्रीन या डेटा की ओर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आवाज पर था। शुरुआती स्थिर लय, फिर हल्का असंतुलन, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से इंजन की बाहरी बॉडी पर हाथ रखा। गर्म धातु की तपन उसकी हथेली में उतर गई और उसके मन में पिता की पुरानी वर्कशॉप, जंग लगी मशीनें और वही असंतुलित आवाजें एक साथ उभर आईं। उसने कहा कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइए। इंजीनियर ने वैसा ही किया। 1500 आरपीएम, 2000 आरपीएम, और जैसे ही गति बढ़ी, नील ने स्पष्ट स्वर में कहा कि यही समस्या उभरती है। लगभग 2800 आरपीएम के आसपास इंजन अपनी ही कंपन से टकराने लगता है, जैसे एक ही ढांचे में 2 अलग अलग ताल एक साथ चल रही हों। काव्या मेहता ने ठंडे व्यंग्य से पूछा कि तुम समाधान बताने आए हो या रूपक गढ़ने। और उसी पल नील ने आंखें खोलकर पहली बार बिना झिझक सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि मैडम, समस्या इंजन या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि दोनों के आपसी तालमेल में है। कंट्रोल सिस्टम जिस व्यवहार की उम्मीद कर रहा है, इंजन की भौतिक बनावट उस पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। यह सुनते ही कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर एक सीनियर इंजीनियर ने आगे बढ़कर बिना मजाक के पूछा कि तुम साफ शब्दों में क्या कहना चाह रहे हो। नील ने जमीन पर पड़े एक छोटे मेटल पार्ट की ओर इशारा करते हुए समझाया कि इंजन का स्ट्रक्चर बहुत टाइट हार्मोनिक रेंज पर डिजाइन किया गया है, जबकि कंट्रोल सिस्टम थोड़ी फ्लेक्सिबल वाइब्रेशन मानकर एडजस्ट कर रहा है। दोनों की फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट पर जाकर टकरा रही है, जैसे 2 गियर सही हों, लेकिन दांत एक ही समय पर आपस में फंस जाए। पीछे खड़े एक इंजीनियर के मुंह से धीमे से निकल गया कि यह तो क्लासिक हार्मोनिक मिसमैच है। काव्या मेहता की आंखें तुरंत उस पर टिक गईं और फिर नील की ओर लौट आईं।
उन्होंने सख्त लेकिन नियंत्रित स्वर में पूछा कि अगर बात इतनी सी है तो हमारी टीम यह अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई। नील ने बिना बहस किए जवाब दिया, मैडम, क्योंकि सब लोग स्क्रीन का डेटा देख रहे थे, मशीन का व्यवहार नहीं, सेंसर सही हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर को लगता है सब ठीक है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रक्चर उस सिग्नल को उसी तरह झेल नहीं पा रहा। इस बार कोई नहीं हंसा, क्योंकि बात तकनीकी थी और समझ में आ रही थी। नील इंजन के पास गया, झुककर उसने एक खास हिस्से पर उंगली से हल्की थपकी दी और बोला कि इंजन में कोई फेल्योर नहीं है, ये बस अपने ही कंपन से खुद को सेफ्टी मोड में डाल रहा है। अब सवाल साफ था कि अगर यह सही है तो समाधान क्या होगा। हॉल में हर कोई बिना बोले यह तय कर चुका था कि यह सिर्फ मशीन का मामला नहीं रह गया है। काव्या मेहता ने कुछ सेकंड चुप रहकर पूछा कि मान लेते हैं तुम्हारी बात सही है तो इसे ठीक कैसे करोगे। नील ने बिना हड़बड़ाए कहा कि न तो इंजन खोलने की जरूरत है और न ही सॉफ्टवेयर रीराइट करने की। यह सुनकर कुछ इंजीनियर सीधे खड़े हो गए। नील ने आगे बताया कि सिर्फ एक हार्मोनिक बैलेंस पॉइंट जोड़ना होगा ताकि 2700 से 2900 आरपीएम के बीच आने वाली रेजोनेंस को ऑब्जॉर्ब किया जा सके। एक छोटा सा पैसिव बैलेंसर, इतना छोटा कि वह इंजन के स्ट्रक्चर को बदले बिना कंपन की दिशा काट दे। काव्या मेहता ने तीखे स्वर में पूछा कि तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस स्तर की बात कर रहे हो। नील ने बिना जवाब दिए पास खड़ी स्क्रैप ट्रॉली की ओर देखा। वहां से उसने एक गोल मेटल डिस्क उठाई, हथेली पर उसे घुमाया और शांत स्वर में कहा कि सिद्धांत वही है, फर्क सिर्फ मटीरियल और प्लेसमेंट का होगा। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा कि यह तो बस 1000 से 2000 रुपए का पार्ट है। और यह सुनते ही काव्या मेहता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा कि क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि इतना सा कबाड़ हमारी 200 करोड़ की समस्या हल कर देगा। नील ने बिना बहस किए बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया कि मैडम, बड़ी समस्याओं के समाधान अक्सर छोटे और अनदेखे होते हैं। यही बात थी जिसने माहौल बदल दिया, क्योंकि कुछ इंजीनियरों ने अनजाने में सिर हिला दिया और किसी के चेहरे पर अब हंसी नहीं थी। काव्या ने कुछ सेकंड नील को देखा, फिर कठोर निर्णय लेते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अगर इंजन ठीक हुआ तो। वह एक पल रुकी, फिर तुम्हें यहां से निकालने वाला कोई नहीं होगा। नील समझ गया कि यह वाक्य आधी धमकी था और आधा मौका। बिना कुछ कहे उसने काम शुरू कर दिया। उसने अपनी भीगी हुई कमीज उतारी, बाजू चढ़ाए और इंजन के पास झुक गया। उसके हाथों में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि अजीब सा भरोसा था। हर स्क्रू खोलने से पहले वह रुकता, हल्की थपकी देता, धातु की आवाज सुनता और कंपन को महसूस करता। इंजीनियर हैरानी से यह सब देख रहे थे, क्योंकि वह किसी मैकेनिक की तरह नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह काम कर रहा था जो मशीन को पढ़ नहीं रहा था बल्कि समझ रहा था। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि यह लड़का ऐसे काम कर रहा है जैसे बरसों से यही करता आया हो। समय खिसकता गया। 30 मिनट, फिर 1 घंटा। काव्या बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और अब उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। आखिरकार नील ने वही गोल मेटल डिस्क बिल्कुल सही स्थान पर फिट की। न कोई अतिरिक्त बदलाव, न कोई अनावश्यक छेड़छाड़। उसने इंजन को वापस सील किया और अपनी हथेली से हल्का सा ठपठपाया, जैसे किसी बीमार को भरोसा दे रहा हो। फिर वह एक कदम पीछे हटा और आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। रेडी है, नील ने कहा। अब टेस्ट कीजिए। इस पल सवाल सिर्फ इंजन का नहीं रह गया था, बल्कि भरोसे का बन चुका था। या तो सब कुछ टूटने वाला था या कुछ ऐसा बनने वाला था जिसे लोग सालों तक याद रखते। पूरा हॉल जैसे सांस रोके खड़ा था। कोई बोल नहीं रहा था। इंजीनियरों के हाथ कंट्रोल बोर्ड से हट चुके थे और काव्या मेहता सीधी खड़ी इंजन को देख रही थी। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अनकहा डर था। डर इस बात का कि अगर यह लड़का सही निकल गया तो वर्षों से जमा आत्मविश्वास और पद का घमंड सबके सामने सवालों में आ जाएगा। एक इंजीनियर ने धीमी आवाज में पूछा कि इंजन स्टार्ट किया जाए। काव्या ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। बटन दबाया गया। इंजन चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। पहले जैसी बिखरी हुई, असंतुलित ध्वनि नहीं, बल्कि गहरी और स्थिर, जैसे किसी की धड़कन अचानक सही लय पकड़ ले। 1 मिनट बीता, 2 मिनट। स्क्रीन पर ग्राफ स्थिर थे। तापमान सामान्य सीमा में था। वाइब्रेशन कंट्रोल में। 5 मिनट पूरे हो चुके थे। कुछ इंजीनियरों ने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था जिसे कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब तक इंजन हर बार 10 मिनट के भीतर खुद को बंद कर लेता था। लेकिन इस बार समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था। न कोई लाल चेतावनी लाइट जली थी और न ही किसी तरह का अलार्म। काव्या मेहता की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। 15 मिनट पूरे होते ही हॉल में किसी ने धीमी आवाज में कहा कि यह तो अब तक के रिकॉर्ड से आगे निकल गया है। नील चुपचाप वहीं खड़ा था। उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सीधे इंजन पर थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी पुराने दोस्त की आवाज पहचान रहा हो। 20 मिनट बीत चुके थे और अब इंजन की ध्वनि और भी स्मूथ हो गई थी, स्थिर और संतुलित, जैसे उसे खुद भी राहत मिल गई हो।
तभी एक सीनियर इंजीनियर ने डांटा देखते हुए लगभग चिल्ला दिया कि मैडम, एफिशिएंसी 96% पर स्थिर है और यह पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यह सुनते ही पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। किसी ने ताली बजाई, कोई अपनी कुर्सी से उठकर स्क्रीन के पास चला गया। कुछ इंजीनियरों की आंखों में खुशी थी तो कुछ की आंखों में शर्म और आत्ममंथन। लेकिन काव्या मेहता अब भी खामोश खड़ी थीं। उनके चेहरे का रंग बदल चुका था और उनके लिए यह पल जितना ऐतिहासिक था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इंजन लगातार 30 मिनट तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा और आखिरकार उन्होंने भारी आवाज में कहा कि स्टॉप कीजिए। इंजन बंद हुआ। एक पल के लिए पूरा हॉल फिर से शांत हो गया और अगले ही क्षण तालियों की गूंज फैल गई। यह कोई औपचारिक या मजबूरी की ताली नहीं थी, बल्कि लंबे तनाव के बाद मिली राहत की ताली थी। हार के मुहाने से लौटकर आई जीत की ताली। नील वहीं खड़ा था, जैसे उसे खुद यकीन न हो रहा हो कि यह सब सच में हो गया है। तभी एक इंजीनियर आगे बढ़ा और उसने सच्ची जिज्ञासा से पूछा कि बेटा, यह सब तुमने सीखा कैसे? नील ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा कि सुनकर और समझकर। काव्या मेहता ने गहरी सांस ली और पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया, क्योंकि अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिक चुकी थीं। उन्होंने नील की तरफ देखा और पहली बार उनकी आवाज में न सख्ती थी न तंज, सिर्फ स्वीकार्यता थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नील ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब दिया कि मेरा नाम नील है। वह पल सिर्फ एक इंजन के सफल टेस्ट का नहीं था, बल्कि उस सोच के टूटने का था जिसमें काबिलियत को डिग्री और पद से तौला जाता है। उस पल ने यह साफ कर दिया था कि एटीएम पावर सिस्टम के उस हॉल में जो इतिहास बना है वह किसी फाइल या रिपोर्ट में दर्ज नहीं होगा, बल्कि लोगों की यादों में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तालियों की गूंज धीरे धीरे थम गई, लेकिन जो सन्नाटा बचा वह पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि हैरानी, स्वीकार और आत्ममंथन से भरा हुआ था। वही हॉल जहां कुछ देर पहले हंसी और तंज उछाले जा रहे थे, अब वहां लोग शब्दों से पहले अपने भीतर झांक रहे थे। काव्या मेहता अब भी उसी जगह खड़ी थीं, लेकिन वह महिला जो कुछ समय पहले आदेश दे रही थी अब अपने भीतर जवाब तलाश रही थी। उसने नील को ध्यान से देखा। गंदे और घिसे कपड़े, तेल और धूल से सने हाथ और आंखों में वह चमक जो किसी किताब से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। फिर उन्होंने संयमित स्वर में पूछा कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? नील एक पल को झिझका, क्योंकि यह सवाल उसे मशीनों से ज्यादा डरावना लगा। उसने धीमे से कहा कि मैडम, स्कूल गया था, 8वीं तक। यह सुनते ही कुछ इंजीनियरों की आंखें फैल गईं और किसी के मुंह से अनायास निकल गया कि 8वीं। उस एक शब्द में हैरानी भी थी और शर्म भी। काव्या मेहता ने बिना आवाज ऊंची किए पूछा कि फिर यह सब कैसे जानते हो? नील ने पहली बार पूरे हॉल की तरफ देखा और अब उसकी आवाज में न डर था न हड़बड़ी, बल्कि ठहराव था। उसने कहा कि मेरे पिता मैकेनिक थे, बचपन से मशीनों के बीच रहा हूं। बोलना सीखने से पहले धातु की आवाजें सुनना सीखा, और जब हालात ने कचरा बिनने पर मजबूर किया तब भी जो फेंका जाता था उसे फेंकने से पहले समझने की कोशिश करता रहा। इस जवाब के बाद हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, क्योंकि कई लोगों को अपने ठहाके, अपने तंज और अपनी उपेक्षा याद आ गई थी। कुछ की नजरें झुक गईं। कुछ ने पहली बार नील को एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक काबिल इंसान की तरह देखा। काव्या मेहता की आंखें भी कुछ पलों के लिए नीचे झुक गईं, और जब उन्होंने फिर से सिर उठाया तो उनकी आवाज में पहली बार वह कठोरता नहीं थी जो उनके पद की पहचान थी। उन्होंने धीरे से कहा कि आज अगर तुम नहीं होते तो यह प्रोजेक्ट बंद हो जाता, और इसके साथ न जाने कितनी जिंदगियां प्रभावित होतीं। यह सच स्वीकार करना किसी के लिए आसान नहीं था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सालों तक डिग्री, अनुभव और पद को ही काबिलियत का पैमाना माना था। लेकिन हॉल के बीच खड़ा वह इंजन, स्क्रीन पर स्थिर चलता डेटा और बिना रुके चलती मशीन किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। उसी बीच बोर्ड मेंबर्स अंदर आए और माहौल को एक नजर में समझ गए। उन्हें पूरी रिपोर्ट दिखाई गई, लाइव डेटा, एफिशिएंसी ग्राफ, वाइब्रेशन एनालिसिस। हर वह आंकड़ा जो कुछ घंटे पहले तक डर पैदा कर रहा था अब भरोसे में बदल चुका था। एक बोर्ड मेंबर ने बिना भूमिका बांधे सीधा सवाल किया कि इस इंजन को ठीक किसने किया? कुछ सेकंड तक पूरे हॉल में सन्नाटा रहा, क्योंकि जवाब सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि सोच की हार जीत का था। फिर एक इंजीनियर ने आगे बढ़कर नील की तरफ इशारा किया और कहा कि इस लड़के ने। बोर्ड मेंबर्स की नजरें पहले नील पर गईं, जो अब भी संकोच में खड़ा था। फिर वे काव्या मेहता की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में सवाल था, पुष्टि थी और शायद उम्मीद भी। काव्या ने एक पल रुककर भारी लेकिन साफ आवाज में कहा कि हां, इसी ने। उस एक स्वीकार में वर्षों का अहंकार, पद और अधिकार अपने आप झुक गया। फैसले तेजी से हुए, फोन कॉल्स लगे, फाइलें खुलीं और यह तय किया गया कि नील को एटीएम पावर सिस्टम के साथ एक विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उसकी अधूरी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी लेगी, और उसे केवल मौका ही नहीं बल्कि वह सम्मान दिया जाएगा जो अब तक समाज ने उससे छीन रखा था। जब नील प्लांट से बाहर निकला तो पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन इस बार उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी काबिलियत, उसकी समझ और उसकी मेहनत
काव्या मेहता पीछे से आईं और उसे आवाज दी। नील रुका। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि आज मैंने सीखा कि डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि देखने की नजर और सुनने की ताकत बनाती है। नील ने सिर झुकाकर कहा कि मेरे पापा कहते थे, मैडम मशीन कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ हमारी सोच बोलती है। काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो शायद वर्षों से वहां नहीं दिखी थी। समय बीतता गया और वही प्लांट अब पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों पर नए पोस्टर लगे थे। हर आवाज मायने रखती है, हर विचार सुना जाएगा। नील अब रोज कचरा नहीं बिनता था। वह सुबह साफ कपड़ों में आता, हाथ में नोटबुक होती। वह सीख रहा था, पढ़ रहा था और सबसे ज्यादा सुन रहा था। इंजीनियर अब उससे सलाह लेते थे, उसकी राय पूछते थे और उसे उम्र या हैसियत से नहीं, बल्कि समझ से आंकते थे। कुछ महीनों बाद वही इंजन फिर से चालू हुआ। इस बार पूरी दुनिया के सामने, कैमरों, मीडिया और बोर्ड के बीच। और वह बिना रुके, बिना डरे, पूरी स्थिरता के साथ चलता रहा। तालियों की गूंज से हॉल भर गया और उसी भीड़ में खड़ा नील चुपचाप इंजन की आवाज सुनता रहा। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वह अपने पिता से कह रहा हो कि देखिए पापा, आज आपकी सिखाई आवाज ने दुनिया को चुप करा दिया। क्योंकि कभी कभी गंदगी कचरे में नहीं, हमारी सोच में होती है। और जब वह साफ होती है तो कूड़ा बिनने वाला नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था नया इतिहास लिखती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह स्टोरी समाप्त होती है। धन्यवाद।